नमस्कार, जय हिंद साथियों। साथियों, मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि पर डे आपके लिए सुबह 11 बजे हम लोग मैथ का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस का टॉपिक लेके आया करते हैं, ठीक है? जिसमें कि आज हम लोगों ने मिसलेनियस 15 क्वेश्चंस कवर कराए हैं, जो कि हर एक टॉपिक से हम लोगों ने एक-एक या दो-दो क्वेश्चंस ले लिए हैं, ठीक है? कम से कम 7 या 8 टॉपिक हम लोगों ने इन 15 क्वेश्चंस में कवर कर लिए हैं। और दोस्तों, कल हम लोगों ने आप लोगों के लिए 3D ज्योमेट्री के 15 क्वेश्चंस कराए थे। तो उसी में से एक क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों ने आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिया था, ठीक है? बहुत से स्टूडेंटों ने उसको सॉल्व भी किया और हमको आंसर भी बताया, और बहुत से स्टूडेंटों ने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया है, ठीक है? तो दोस्तों, हम लोग इसको देखेंगे और ये भी फिनिश करेंगे कि मतलब इसका आंसर तो दोस्तों वैसे ऑप्शन नंबर ए है, मैं आप लोगों को पहले से बता देता हूँ। चलिए, तो हम लोग इसको सॉल्यूशन भी देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या रहता है, ठीक है ना? इसको मैं अब इरेज़ किए दे रहा हूँ। अब आप लोगों ने तो इसको पढ़ ही लिया है अभी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा क्या-क्या कह रहा था। फ़ॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, क्योंकि 3D के ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो फ़ॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं। कह रहा था कि एक ठोस बेलन की यानी कि सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन था। ऊंचाई और त्रिज्या यानी कि हाइट और रेडियस का हमको अंतर यानी कि डिफरेंस दे दिया था, यानी कि h माइनस आर बराबर हमको दिया था 23 सेंटीमीटर, ठीक है? हमसे कह रहा था कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया भी हमको दे दिया था। टोटल सरफेस एरिया बेलन का क्या होता है? ये होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में होता है h प्लस आर, ठीक है? ये हमको दे दिया था 1628, ठीक है? हम लोग यहाँ पे रख देंगे 1628। यहाँ से हम लोग निकालेंगे 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू आर लिख देंगे। एच प्लस आर, ये जो एच माइनस आर दिया हुआ है ना 23, यहाँ से हम लोग एच की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से एच की जब वैल्यू निकालेंगे, एच की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा 23 प्लस आर, ठीक है? ये निकल के आ जाएगी एच की वैल्यू। यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 23 प्लस आर, और ये एक आर पहले से था तो ये एक आर पहले से हो गया, ठीक है? ऐसा हो गया। चलिए इसको काट दीजिए तो ये आ जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 एकम नम 2, 2 चौको 8, 22 से काट देंगे, ये आ जाएगा 22 का 22, 22 तिरका 66, यहाँ पे 66 और 15 बच जाएगा। 22 पंचे 110, 22 छक्का 132 और 22 सत्ते 154, 37 निकल के आ जाएगा। यानी कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि ये 37 इंटू 7 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 7 जा 49, कैरी 4 आ जाएगा, 7 3 जा 21 और 4 25, 259 बराबर। यहाँ पे कितना आ गया, अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये आ जाएगा 23 आर प्लस ये आर और आर कितना हो जाएगा 2 आर, तो ये निकल के आ जाएगा 2 आर स्क्वायर, ठीक है? ये ऐसा आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन गई, हमको इसको सॉल्व करना है, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 2 आर स्क्वायर प्लस 23 आर, 259 को इधर लेके आ जाएंगे माइनस 259 बराबर 0, ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे। आर की वैल्यू कितनी निकालेगी, हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, पुट आर इज इक्वल टू 7, ठीक है? क्या रख देंगे, आर इज इक्वल टू जब 7 रखेंगे तो ये और ये 259 निकल आएगा, और 259 माइनस का ये कट जाएगा और बराबर 0 आ जाएगा। यानी कि आर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 7 निकल के आएगी। उसने हमसे कहा है कि बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात करें। ऊंचाई यानी कि h माइनस आर दिया था 23, आर की वैल्यू निकल के आ गई 7, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, यानी कि 30 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए मैंने आपको बताया था पहले ही, हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा, h की वैल्यू हो जाएगी 30 सेंटीमीटर और r की वैल्यू हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कल का होमवर्क था, आप लोग इसको देख लीजिएगा। मैंने मतलब जल्दी में थोड़ा बताया है, अच्छे से बता भी दिया है, ठीक है? चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपना आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं चल के। ये दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस है, क्योंकि क्या है कि यूपी पुलिस और एसएससी जीडी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैथ का सेशन तो सुबह 11 बजे आता ही आता है, वो तो आप लोग जरूर जरूर देखते ही हैं। और जीके जीएस और हिंदी का भी प्रैक्टिस सेशन, जिसमें कि हम लोग 40 क्वेश्चंस कवर कराते हैं शाम को 8 बजे। कितने टाइम, 8 बजे शाम को आप लोगों के लिए पर डे आता है, ठीक है? जिसमें 20 क्वेश्चन जीके के रहते हैं और 20 क्वेश्चन हिंदी के रहते हैं। तो आप लोग इस सेशन को भी देखिए, और प्रैक्टिस सेशन रहता है तो ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लगाते हैं, 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर इन 40 क्वेश्चंस को फिनिश कर देते हैं, ठीक है? विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि हम लोग केवल ऑप्शन देख लेते हैं, उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन भी रहता है, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट रहता है आप सभी के लिए, तो आप लोग इसको जरूर से जरूर देखें, और कमेंट करके इसका आंसर बताएं कि ये जो ओसियोरी पर्व है ये किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा फर्स्ट नंबर। अब हम लोगों को दोस्तों सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप लोग नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाइए, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है? क्योंकि सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं, अभी 13 या 14 क्वेश्चन अभी हम लोगों के पास हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है आज की। तो आप लोग
सब क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए और हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ में सॉल्व भी कीजिए, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्लासें आप लोगों को पर डे मिलती रहेंगी। चलिए देखते हैं। कह रहा गुरप्रीत एक दुकान पर गई और उसने एक सोफा खरीदा, ठीक है, सोफा खरीद लिया। फिर कह रहा है उसने इस पर मतलब उसे यानी कि गुरप्रीत को 20% की छूट मिली, ठीक है। फिर कह रहा है यदि उसे 30% की छूट मिलती तो वह रुपए 1000 और बचा पाती। पहले उसको 20% की छूट मिली, मान लो कुछ रुपए उसने बचाए। फिर कह रहा है कि उसको 30% की छूट फिर मिली। फिर अगर 1000 रुपए उसने बचा लिए, यानी कि 20% में मान लो उसको कुछ रुपए बचे थे, 30% में कुछ रुपए बचे थे, दोनों को जब अंतर किया तब उसने 1000 रुपए अधिक बचाए, यानी कि 20% छूट, 30% छूट। तो कह रहा है उसने सोफा कितने मूल्य में खरीदा, यानी कि ये हमको जो 1000 रुपए दिया है ये हमको 30% माइनस 20% इसकी वैल्यू दे दी है 1000 रुपए, ठीक है। यानी कि ये 10% इसकी वैल्यू है 1000, ठीक है। क्योंकि उसने कहा कि 20% की छूट मिली। फिर कह रहा है कि यदि उसे 30% की छूट मिलती तो 1000 रुपए और बचा पाती। 20% में जितने रुपए बचाए थे उतने तो बचा ही लेगी और साथ साथ में 1000 और एक्स्ट्रा लेगी, यानी कि 10% की वैल्यू, क्योंकि 20% से 10% ज्यादा है ना 30%, वही 10% की वैल्यू हमको 1000 रुपए दे दी। उसने कहा है कि उसने सोफा कितने मूल्य में खरीदा। कोई भी चीज 100% में खरीदी जाती है। हम लोगों को 10% की वैल्यू पता चल गई है, तो हम लोग 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक जीरो इसमें और बढ़ा दिया है तो एक जीरो इसमें और बढ़ा दीजिए, यानी कि 10,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को निकल के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने रुपए में सोफा खरीदा उसने, 10,000 रुपए में उसने सोफा खरीदा। और जब उसने 20% की छूट दी तब उसको 8,000 रुपए में मिल गया, और जब उसने 30% की छूट दी होगी तब उसको 9,000 रुपए में मिल गया होगा, ठीक है। यानी कि उसको सॉरी 7,000 रुपए में मिल गया होगा, 1,000 रुपए उसको ज्यादा बच गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बिल्कुल मैंने 2 लाइनों में इसका सोल्यूशन निकाल दिया है, ठीक है। हमको 10% की वैल्यू दे दी 1000, 100% की वैल्यू हमको निकालनी थी, हमने एक जीरो बढ़ाया 10 में, 100 हो गया। इसी प्रकार हम लोग 1000 में एक जीरो और बढ़ा देंगे, 10,000 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से आप लोग इसको देख लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। हर एक एग्जाम में अभी पूछे गए हैं इस तरह के क्वेश्चन। कह रहा है एक व्यक्ति ने अपने बेटों ए बी और सी के बीच, ठीक है, इसके 3 बेटे थे ए बी और सी, 45,000 और 18,000 रुपए की 2 अलग अलग राशियों का वितरण किया, ठीक है। फिर कह रहा है कि रुपए 45,000 की पहली राशि को 3:7:5 के अनुपात में और 18,000 रुपए की दूसरी राशि को 4:2:3 के अनुपात में बांटा गया, ठीक है। हमसे कह रहा है ए और सी को मिली राशियों का अंतर क्या है। ए बी सी 3 बच्चे थे, 45,000 रुपए को उसने 3:7:5 के रेशियो में बांटा। फिर 18,000 रुपए को 4:2:3 के रेशियो में बांटा। तो हमसे कह रहा है ए और सी को मिली राशि का अंतर क्या है। तो ए को जो राशि मिली है वो हम निकाल लेंगे, उसके बाद सी को जो राशि मिली है वो हम लोग निकाल लेंगे और उसका डिफरेंस कर देंगे, तो वही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ए को राशि कितनी मिली है, ए को पहले 45,000 रुपए की जो राशि थी उसमें 3 रेशियो यानी कि उसका 3 हिस्सा था, ठीक है। तो ए का हम लोग हिस्सा निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, ए का हिस्सा कितना है, 3 हिस्सा है, अपान टोटल हिस्सा, यानी कि 3 और 7 10, 10 और 5 15, 3/15 गुणे 45,000 कर दिया जाता है, तो ए की राशि निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा 15×3 = 45, यानी कि ये हो जाएगा 3×3 = 9, यानी कि ए की पहले हिस्से में राशि कितनी निकली, 9,000 रुपए। इसी प्रकार हम लोग ए की दूसरे हिस्से में यानी कि 18,000 में निकाल लेंगे। यहाँ पे इसको हम लोग सी को थोड़ा इरेज कर देते हैं, अभी जगह नहीं है, बाद में लिख लेंगे। तो 18,000 रुपए में इसकी कितनी हो जाएगी, 4 रेशियो इसका हिस्सा था ए का, यानी कि 4 बटे टोटल 4×2=6=3 9, 4/9 गुणे 18,000, ठीक है। ये ऐसे आ गया, ये आ जाएगा 9×2=18, यानी कि आ जाएगा 4×2=8,000। ये ए का टोटल वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 9 8 17,000 रुपए। ए का हिस्सा कितना था दोनों राशियों में, 17,000 रुपए ए को मिले हैं। अब हम लोग सी का और निकाल लेंगे और उसका डिफरेंस कर देंगे, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 70,000 ए को मिला है, 17,000, ठीक है। सी का निकालते हैं, सी का कितना दिया था, 45,000 रुपए की पहली राशि थी, इसमें सी का हिस्सा है 5 बटे टोटल कितना है, 5 7 12 3 15, तो ये निकल के आ जाएगा 15×3 = 45, यानी कि 5×3 = 15,000। 15,000 रुपए सी को मिले हैं पहले वाली राशि में,
इसी प्रकार सी को दूसरी वाली राशि में 18,000 रुपए में कितना हिस्सा हो जाएगा, 18,000 गुणे सी का हिस्सा है 3 बटे टोटल है 9, यानी कि 9 दूनी 18, यानी कि 3 दूनी 6, 6,000 रुपए दूसरी राशि में मिले हैं, यानी कि टोटल 15 6 21,000 रुपए, 21,000 रुपए मिले हैं इसको दोनों हिस्सों में, ठीक है। सी को हमसे कह रहा है कि ए और सी की राशियों में अंतर कितना है। 17,000 और 21,000 में अंतर कितना होता है दोस्तों, 17,000 और 21,000 में 4,000 का अंतर होता है, ये तो आप सबको पता होगा। तो 4,000 का अंतर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को निकल के आ गया, ठीक है। कितने का अंतर है दोस्तों, 4,000 रुपए का अंतर है ए और सी के बीच में, ए माइनस सी बराबर 4,000, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक ही लाइन में दोस्तों हम लोग इसको कर सकते थे, इसको दोनों को और इसको दोनों को, मैंने आप लोगों को समझाने की वजह से अलग अलग कर दिया है और अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आ गया है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 3 देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग दोस्तों इसको मेरे साथ में पढ़ा करिए और इसको सॉल्व भी जरूर किया करिए, ठीक है ना, केवल सुनते नहीं रहा करिए। सॉल्व करने से क्या होता है ना दोस्तों कि अपने आप मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं 3। कह रहा है एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात 14:11 है, यानी कि इनकम और खर्च इसका दोनों का रेशियो दिया है। यानी कि जो इनकम होती है दोस्तों उसमें अगर हम लोग खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर हटा दें तो क्या बचता है, उसके बाद केवल बचत बच जाती है, ठीक है, यानी कि सेविंग, यही होता है। यानी कि हमारी मान लो 5,000 रुपए की इनकम है, उसमें से हम लोगों ने खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर 2,000 रुपए घटा दिए, तो 5,000 माइनस 2,000 कर देंगे तो जो बचा 3,000 रुपए, वही तो हमारी सेविंग होगी ना। ये तो ऐसा ही होता है, ठीक है। आय में यानी कि इनकम में एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा घटा देते हैं तो सेविंग बच जाती है। फिर कह रहा है आगे हमसे क्वेश्चन देखते हैं, यदि परिवार की मासिक बचत रुपए 13,500 है, ठीक है, तो कह रहा है परिवार की मासिक आय क्या है। सब कुछ मासिक मासिक दिया है तो कोई टेंशन नहीं है। उसने कहा कि परिवार की मासिक आय और खर्च का रेशियो हमको दिया है 14:11। मैंने आपको बताया कि आय में से खर्चा हटा देंगे तब हमारा बचता है बचत, यानी कि आय है 14 और खर्चा है 11, यानी कि बचत कितनी बची, 14 में 11 चला गया, यानी कि बचत बच गई 3 यूनिट, ठीक है। और बचत की वैल्यू हमको दी है 13,500, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू हमको दे दी है 13,500 रुपए। हमसे पूछ रहा है कि परिवार की मासिक आय क्या है। मासिक आय पहला है यानी कि रेशियो 14, 14 रेशियो की हमसे वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, 3 का डिवाइड करा दीजिए, 3 चौको 12, एक बच जाएगा, 3 पच्चे 15, 4500 निकल के आ गई एक यूनिट की वैल्यू। हमसे मासिक आय पूछ रहा है, इसलिए आय बराबर कितनी हो जाएगी, आय का यूनिट है 14, यानी कि 14 इंटू 4500 से मल्टीप्लाई करा दीजिए और अपना आंसर ले लीजिए। तो ये निकल के आ जाएगा 14 पंचे 70, 7 लग जाएगा कैरी, यानी कि 14 का 14, 14 दूनी 28, 14 चौको 56 और 7 63, यानी कि 63 और 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, 63,000 यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी वे में मैंने आप लोगों को समझा दिया है, एक ही लाइन में आंसर निकल के आ जाता है ये, क्योंकि यहाँ से 14 माइनस 11 हम लोग करते तो 3 यूनिट की हमको दिया है वैल्यू 13,500, हम लोग यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे और हमसे 14 यूनिट यानी कि हमारा मासिक आय पूछ रहा है तो हम लोग 14 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हमसे पूछता खर्चा क्या है तो हम लोग 11 यूनिट की वैल्यू निकालते और हमारा खर्च निकल आता, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आ गया पास और फेल से, ठीक है, ये भी परसेंटेज से। आप लोग दोस्तों देख रहे होंगे, मैं इतने दिन से आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं कि अगर मैं 15 क्वेश्चन आप लोगों को लेके आता हूं तो उसमें से 5 या 6 क्वेश्चन परसेंटेज लाभ हानि इससे ही रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये दोस्तों क्या है, हॉट टॉपिक है, ठीक है। और इसी वजह से मैं पर डे इनके क्वेश्चन ज्यादा आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। कह रहा है कि नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक कक्षा में 60% विद्यार्थी लड़के और शेष लड़कियां हैं, ठीक है। अगर 60% लड़के हैं तो फिर शेष लड़कियां यानी कि 40% लड़कियां हो जाएंगी, ठीक है। हमसे कह रहा है यदि एक परीक्षा में 40% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, फिर अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या 42 है, यानी कि फेल होने वाली लड़कियों की संख्या 42 दी है और परसेंटेज दिया है पास होने वालों का। तो हमसे कह रहा है बताइए अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या कितनी होगी। हमसे फेल होने वाले लड़के यानी कि बॉयज की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। हम लोग तो सबसे पहले लेट करते हैं कि हमारे टोटल स्टूडेंट कितने हैं। क्या टोटल स्टूडेंट
हम लोगों ने लेट कर लिया कि हमारे एक्स स्टूडेंट टोटल है, ठीक है। हमसे उसने कहा कि 60% बॉय है, यानी कि बॉयज यानी कि कितने निकल के आ गए, एक्स का 60%, ठीक है। जब एक्स का 60% बॉय हो गए तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी एक्स का 40%। ये हमारी निकल के आ गई गर्ल्स, ठीक है। हमसे उसने कहा कि अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या 42 है और उसने कहा था कि पास होने वाली लड़कियां 70% है। अगर 70% लड़कियां पास हो गई तो फेल कितनी हुई, 30% लड़कियां फेल हुई। यानी कि टोटल लड़कियां हैं एक्स का 40%, यानी कि एक्स का 40% और उसी का 30%, यानी कि गुणे 30%, ठीक है। परसेंट हटा के हमने 100 कर दिया, बराबर हमको दिया है संख्या 42। ये हमको 42 के बराबर संख्या दी है। हम लोग इसका भी परसेंटेज हटाएंगे और अपान में 2 जीरो कर देंगे, ठीक है। यानी कि 1 2 1 2 ऐसे चला गया। इसको काट दीजिए तो ये निकल के आ जाएगा 4, मतलब ये कितना हो जाएगा, अगर 2 से काट देंगे 4 25 चौको 100, यानी कि ये 25 आ जाएगा। इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 14 तिरका 42, यानी कि x बराबर कितना निकल के आएगा, 25 इंटू 14, ठीक है। मल्टीप्लाई करा दीजिए, 25 चौको 100, करी लग जाएगा 10, 25 का नाम 25 10 35, यानी कि x की वैल्यू निकल के आई 350, यानी कि टोटल स्टूडेंट हमारे निकल के आ गए 350। हमसे कह रहा है कि अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या बताइए। टोटल बॉयज कितने हैं, एक्स का 60%, मतलब यानी कि 350 का 60% बॉयज हो जाएंगे। पास हुए हैं 40% लड़के, यानी कि फेल कितने हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे 60%, ठीक है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, फेल बॉयज, फेल बॉयज बराबर कितने निकल के आ जाएंगे, बॉयज हैं टोटल एक्स का 60%, यानी कि 350 का 60%, ये तो है बॉयज। उसके बाद पास हुए हैं 40% बॉयज। हमसे पूछ रहा है फेल, तो फेल हो जाएंगे 60%, यानी कि 60 बटे 100। इसका भी हम लोगों ने परसेंटेज हटा दिया, इसका भी कर दिया बटे में 100। चलिए तो 1 2 1 2 ये चला गया, एक जीरो से एक जीरो और चला गया। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, ये 2 है तो ये निकल के आ जाएगा 2 तिरका 6, यानी कि निकल के कितना आ गया, ये निकल के आ गया 7 छंग 42 गुणते 3, यानी कि मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 126। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितने अनुत्तीर्ण यानी कि फेल होने वाले स्टूडेंट कितने हैं, बॉयज, वो है 126, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से कवर करिए, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी वे में, साधारण सी भाषा में, बेसिक लैंग्वेज में आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्योंकि मैथ का सेशन है, लंबा हो जाता है, ज्यादा टाइम हम लोगों के पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए हैं। कह रहा है 4 धनात्मक संख्याओं यानी कि पॉजिटिव नंबर्स का अनुपात यानी कि रेशियो 5:8 रेशियो 12 रेशियो 18 है, हमको दिया है। फिर कह रहा है उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम, लीस्ट काउंट नंबर जो कुछ होता है, 2880 है। तो हमसे कह रहा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर हमसे पूछ रहा है कि बताइए इसका अंतर क्या होगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं तो हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि हमको तो एलसीएम दिया हुआ है, तो मैंने आप लोगों से बताया है कि ये जो रेशियो दिया है, इस रेशियो की जगह में हम लोग एक्स एक्स मान सकते हैं, यानी कि हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, 5x इंटू 8x इंटू 12x इंटू 18x, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्स एक्स तो सब में एलसीएम कॉमन ही है, यानी कि तो हो गया। अब 5 8 12 और 18 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 5 8 12 और 18 इसका एलसीएम निकल के आता है 360, यानी कि 360, ठीक है। 360 और x तो सब में कॉमन है, तो ये भी हो जाएगा 360x, ये निकल के आ गया एलसीएम, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू दी है 2880। हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, ये एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, इसको काट देंगे 36 से, ये निकल के आ जाएगा x बराबर 8। कितना निकल के आ जाएगा, 8, यानी कि x की वैल्यू हमसे निकल के आ गई 8। हमसे कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या यानी कि 18, 18 में 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो सबसे बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी, यानी कि सबसे बड़ी कितनी हो जाएगी, 18 गुणे 8। और हमसे कह रहा है सबसे छोटी संख्या यानी कि 5x, 5x यानी कि कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 8, ठीक है। 8 दोनों में हो गया कॉमन, यानी कि 18 में 5 चला गया, 13 गुणे 8, यानी कि इसी का मल्टीप्लाई करा दीजिए, हमको माइनस कराना था ना, और इसका आंसर ले लीजिए, 8 तिरका 24, 4 और 8 ही का नाम 8 2 10, 104। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी 104
राइट आंसर निकल के आ गया। क्या करना होता है कि जो रेशियो दिया है इसका सबका एलसीएम हमको दिया था, एलसीएम हमने निकाल दिया, हमारा 360 निकल के आया है। एक्स कॉमन है, 2880 के हमने बराबर कर दिया। यहाँ से एक्स की वैल्यू 8 निकाली। बड़ी संख्या 18 गुणे 8, छोटी संख्या 5 गुणे 8, दोनों को माइनस करा दिया। 13 गुणे 8 बराबर 104, ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। ठीक है, चलिए आप लोग इसको अच्छे से कवर करिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दिखाई दे रहा है। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है। ठीक है, ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, यानी कि ये 2D ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। कल मैंने 3D ज्योमेट्री के एक पूरा इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट कराया है, अब ये 2D ज्योमेट्री का आ गया। एक भुजा दूसरी भुजा की 3 गुनी है। ठीक है, यदि एक भुजा हम लोग x मान लेते हैं तो दूसरी भुजा 3 गुनी है, यानी कि वो 3x हो जाएगी। कह रहा है और कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस ये कितना है, 8 सेंटीमीटर है, यानी कि h। ठीक है, हाइपोटेनियस हम लोगों ने h लिख दिया है। तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों वैसे राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनता है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया का, एरिया इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला। वो तो दोस्तों हमको पता है कि बेस x हमने मान लिया, हाइट हमने 3x मान लिया। और दोस्तों लेकिन x x निकल के आ जाएगा, इस वजह से हम लोगों को क्या है, x की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में मतलब एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसी वजह से वो राइट एंगल है। और इसमें क्या होता है कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है, यानी कि पाइथागोरस ट्रिपलेट लग जाता है। इसमें क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, इसमें होता है कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार यानी कि ये हो जाएगा बेस, इसका स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला। ये हमको दे दिया है कर्ण का स्क्वायर यानी कि 8 इसकी वैल्यू, यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 लंब किसी को भी मान लीजिए, हमने एक को मान लिया लंब, मान लिया हमने 3x, ये हाइट, इसका स्क्वायर निकल के आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस यहाँ से आधार यानी कि बेस का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये 9x स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर हो जाएगा 10x स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर निकल के आ जाएगा 64/10। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गई एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, आप लोग बस देखते रहिएगा हम लोग कैसे कर रहे हैं। हमसे कह रहा था कि एरिया निकालिए यानी कि उसका क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, हम लोग इसको जरा माइनस करते हैं, एरिया हम लोग निकालेंगे तो एरिया का मैंने फार्मूला लिख दिया है, क्या होता है 1/2 बेस, बेस है एक्स इंटू हाइट, हाइट है 3x, ये ऐसे आ गया, यानी कि यहां से निकल के आ गया 1/2 गुणे 3 इंटू ये x और x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 64/10। ठीक है, ये इतना निकल के आ गया। इसको सॉल्व करिए, ये निकल के आ जाएगा 2 3 6, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये ऐसा निकल के आया। इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, यानी कि 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 और 3 इसका मल्टीप्लाई 96 आएगा, अपॉन 10 कर देंगे तो 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर हम लोगों को निकल के ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखने में केवल दोस्तों ये क्वेश्चन इजी लग रहा है और क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, यूपी पुलिस वाले भी इस क्वेश्चन को जरूर देखें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन तो आप लोगों के एग्जाम में भी आने हैं। ठीक है ना, आप लोगों के एग्जाम में कोई इंटरमीडिएट के कैलकुलस के क्वेश्चन थोड़ा ना आने हैं, यही सब आने हैं। तो आप लोग इस सेशन को अच्छे से कवर करिए और देखिए भी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ गए हैं। कह रहा है दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 415, 688 और 825 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः 7, 8 और 9 बचता है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पर डे अभी एग्जाम में पूछ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के लिए लिया है, ये क्वेश्चन मुझको किसी स्टूडेंट ने भेजा है। ठीक है, उसको नाम तो याद नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप में दोस्तों बच्चे क्या है कि भेजते रहते हैं अपना क्वेश्चन, और हम लोग उन्हीं क्वेश्चन के हिसाब से अगर उनका डिजिट सेम हुआ तो वही क्वेश्चन हम लोग लेके आ जाते हैं, अगर डिजिट थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो हम लोग उसका मतलब लैंग्वेज वही रखते हैं और डिजिट उसकी चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है कि 415, 688 और 825 को भाग देने पर शेषफल 7, 8 और 9 बचता है। जब 3 अलग अलग शेषफल बचे, 3 संख्याएं भी दी हैं, तो सबसे पहले संख्या और शेषफल को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यानी कि यहाँ कराएंगे, सबसे पहले आएगा 415 माइनस 7,
415 में 7 चला जाएगा तो निकल के आ जाएगा 408। इसी प्रकार दूसरा करेंगे 688 माइनस 8, 688 में 8 चला जाएगा तो ये निकल के आ जाएगा 680। इसी प्रकार तीसरा करेंगे 825, 825 में हम लोग जब 9 माइनस कराएंगे तो ये निकल के आ जाएगा 816। ये हमारा 816 निकल के आ गया। अब हमको क्या करना है कि जो हमारी तीनों संख्याएं 408, 680 और 816 निकल के आ गया, इसका हम लोगों को HCF निकाल लेना है। ठीक है, HCF यानी कि मासा निकालना है। ठीक है ना, और बस इसका HCF निकालेंगे, जो HCF निकलेगा वही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 408 का फैक्टर देखते हैं कि क्या होता है। 408 का फैक्टर करते हैं। इसका फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिरका 24, 24 सत्ते मतलब 24 गुणे 17, ये इतना निकल के आएगा 408 का। इसी प्रकार हम लोग 680 का करेंगे, आप लोग फैक्टर कीजिएगा एलसीएम मेथड से तो यही निकल के आएगा। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 17, और इसका बाद हम लोग 816 का निकालेंगे। 816 कितना निकल के आएगा, इसका निकल के आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, अब हम लोग HCF निकालेंगे तो HCF क्या होता है, HCF होता है जो सभी में कॉमन हो। देखिए सभी में क्या क्या कॉमन है, और जितनी संख्याएं हैं जितनी बार कॉमन होंगी उन सभी को ले लेंगे। 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, एक तो हम लोगों ने ले लिया, एक और कॉमन है, एक और कॉमन है, एक और कॉमन है तो हम लोगों ने एक और ले लिया, एक और कॉमन है, एक और कॉमन है, एक और कॉमन है तो हम लोगों ने एक और ले लिया। यानी कि 3 बार 2 हैं जो वो कॉमन है सब में। उसके बाद 3 एक में है केवल, 2 में है एक में नहीं, यानी कि इसको नहीं लेंगे। 17 और दिखाई दे रहा है तो 17 को और ले लेंगे। ठीक है, यानी कि हमारा HCF 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 17 निकल के आ गया है। इसका मल्टीप्लाई कराइए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 17 अट्ठे 136 होता है। ठीक है, 136 ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी एग्जाम में पर डे हर एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन एक पूछा गया है आप लोगों से। ठीक है, डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, विभाज्यता का क्वेश्चन है, जरूर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का तो मतलब इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन दोस्तों बनते रहते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, अभी आप लोगों को फैक्टर निकालने में टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ में प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि रुपए 5,000 की राशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितने समय में रुपए 6800 हो जाएगी। यानी कि 5,000 की राशि, यानी कि ये हमको पी की वैल्यू दे दी, यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और कह रहा है कितने समय में 6800 हो जाएगी। यानी कि ये ए की वैल्यू दे दी हमको, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं मिश्र धन, ये हमको दे दी और हमसे पूछ रहा है टाइम। तो हम लोगों को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर फार्मूला होता है PRT अपॉन 100, ये होता है SI बराबर। और SI बराबर एक चीज और होती है, वो होता है A माइनस पी, यानी कि मिश्र धन में जब मूलधन को घटाया जाता है तब ब्याज निकल के आता है। यानी कि A माइनस पी बराबर PRT अपॉन 100, ये भी हो जाएगा। ठीक है, A माइनस पी कर लेते हैं हम लोग। 6800 A की वैल्यू है, 5,000 P की वैल्यू है। जब 6800 में 5,000 चले जाएंगे तो यहाँ पे बच के आ जाएगा 1800, यानी कि ब्याज की वैल्यू कितनी है 1800। पी की वैल्यू है 5,000, हम लोग लिख देंगे 5,000 गुणते आर, आर की वैल्यू उसने हमको 9% दे दिया है 9, गुणते टी, टी हमको फाइंड करना है अपान 100, ये हमको दिया हुआ है। हम लोग 10 10 10 10 10 ये चला गया, इसको 9 से काट देंगे, ये आ जाएगा 9 दूनी 18, एक जीरो और है, एक जीरो और चला गया, यानी कि यहाँ पे बच गया 20, यानी कि 5 से 20 को डिवाइड करा देंगे तो यहाँ से निकल के आ गया टी बराबर 4 वर्ष। कितना निकल के आ गया 4 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। ठीक है ना, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया है। आप लोग सिंपल इंटरेस्ट की ये दो फार्मूले याद रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट PRT अपॉन 100, और सिंपल इंटरेस्ट जब मिश्र धन में मूलधन को माइनस किया जाता है तब सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाता है। ठीक है, और हमको उसने मिश्र धन की वैल्यू दे दी है और मूलधन की वैल्यू दे दी है। हमसे टाइम पूछ रहा था, हम लोगों ने निकाल दिया 4 वर्ष। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ये भी आप लोगों से पर डे अभी ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए जॉन एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। यानी कि 8 घंटे काम करता था, 6 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि उसने टोटल काम कितना किया, तो जॉन ने काम किया है 8 गुणे 6, यानी कि 48 यूनिट।
कितना, 8 दिन काम की मतलब 8 घंटे काम करता था, 6 दिन में काम किया, यानी कि टोटल काम उसने कितना कर दिया, 48 यूनिट काम कर दिया जॉन ने। और कह रहा है कि प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हुए मनु इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। तो जॉन ने तो भैया 48 यूनिट काम किया है, तो मनु ने कितने यूनिट काम किया है? मनु काम करता है प्रतिदिन 4 घंटे और 3 दिन में इसको पूरा कर ले रहा है, यानी कि 12 यूनिट काम जो है वो मनु ने किया है। हमसे कह रहा है कि मिलकर, दोनों मिलकर के प्रतिदिन 9 सही 3/5 घंटे काम करने पर इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, इसे पूरा करने में, यानी कि अब हम लोग क्या करें कि इनका दोनों का एक कॉमन वर्क निकालें, यानी कि इनका एलसीएम ले लें। जब एलसीएम लेंगे दोनों का एलसीएम निकल के आ जाएगा 48 यूनिट। ठीक है, यानी कि जो एलसीएम होता है वही हमारा हो जाता है टोटल वर्क, यानी कि हमारा टोटल वर्क कितना है, 48 यूनिट है। ठीक है, अब हम लोग 48 का इसमें डिवाइड कराएंगे, यानी कि जॉन 1 यूनिट काम करेगा 1 दिन में। ठीक है, और इसी प्रकार हम लोग जब मनु को डिवाइड कराएंगे तो मनु 12 चौको 48, यानी कि मनु 4 यूनिट काम करेंगे 1 दिन में। ठीक है, उसने हमसे कहा है कि उनको 9 सही 3/5 घंटा, यानी कि 9 × 45 और 3 48, 48/5 घंटा उनको काम करना है। ठीक है, कितना, 48/5 घंटा। तो कह रहा है कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या हो जाएगा कि टोटल काम है 48 यूनिट, उनको काम करना कितना है, 9 सही 3/5 घंटे, यानी कि 9 × 45, 3 48, 48/5, यानी कि जो यहाँ बटे आएगा 5 में वो ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया गुणते 5। ठीक है, ये और उनकी कार्य क्षमता कितनी है, कार्य क्षमता है उनकी 4 1 5, तो वो भी आ जाएगा अपान में 5। ठीक है, 1 + 4 इसका ऐड करा दिया जाएगा, तो 48 से 48, 5 से 5, यानी कि 1 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 1 दिन में वो पूरा काम फिनिश कर देंगे जब 9 सही 3/5 घंटे टाइम लेंगे, यानी कि 48/5 घंटा का समय लेंगे, तो 1 दिन में दोनों मिल करके 48 यूनिट काम फिनिश कर देंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन पर डे पूछ रहा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसमें फंस जाते हैं। ठीक है ना, जॉन का टोटल काम निकालना है, मनु का काम निकाल देना है, फिर एलसीएम लेना है और उसको समय में चेंज कर देना है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अपना पहुंच गए हैं। कह रहा है कि एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास 85 सेंटीमीटर है, स्तंभ का व्यास हमको दे दिया है, यानी कि व्यास दिया हो अगर, और अगर हमको रेडियस निकालना हो तो क्या होता है, रेडियस बराबर होता है व्यास का आधा। ठीक है, व्यास अपान 2, यानी कि व्यास को क्या कहते हैं, डायमीटर, डायमीटर अपान 2, यानी कि ये हो जाएगी 85/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी हो गई रेडियस। और उसने हमसे कहा है कि ऊंचाई 7 मीटर है, ऊंचाई उसने हमको मीटर में दे दिया है, व्यास हमको दिया था उसने सेंटीमीटर में। तो इस सेंटीमीटर को हम लोगों को अगर मीटर में चेंज करना होगा तो हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले इसको 100 में डिवाइड कर देना होगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 85/200 मीटर। ये सेंटीमीटर को हम लोगों ने मीटर में चेंज कर दिया। ठीक है, अब हम लोग कह रहा है कि ₹20 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से स्तंभ की वक्र पृष्ठ को रंगने की लागत क्या होगी। तो वक्र पृष्ठ यानी कि सिलेंडर, सिलेंडर का वक्र पृष्ठ क्या होता है, सिलेंडर, इसका वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। कल मैंने सब आप लोगों को फार्मूले बताए हैं, हम लोगों को बस इसी फार्मूला में अपना वैल्यू रखना है और अपनी आंसर ले लेंगे। 2 गुणे पाई की वैल्यू हम लोग रख देंगे 22/7, आर, आर की वैल्यू हमारी 85/200 मीटर, इंटू एच, एच की वैल्यू है 7 मीटर, इंटू रुपए कितने ले रहा है, रुपए 20, तो 20 रुपए से मल्टीप्लाई भी इसी में करा दिया जाता है। ठीक है, जितने रुपए वो लेता है उसी उतने रुपए से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो चला गया। ठीक है ना, अब हम लोग और देखते हैं, ये 7 से चला जाएगा क्या, 7 एक नाम 7, एक नहीं, ये 7 से ये 7 चला गया, ये तो सीधे कट रहा है, ये तो दिखाई नहीं दे रहा, ये 2 से काट देंगे, ये आ जाएगा 2 दे हम 20। ठीक है, ये 2 से काट देंगे, आ जाएगा 2 पंचे 10, ये 5 से काट देंगे, आ जाएगा 15 सत्ते, मतलब 5 का नाम 5, 3 17 पूर 85, मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी कि 17 दूनी 34 और 17 दूनी 34, 3 37, 374। दोस्तों 374 ही तो निकल के आ रहा है ना, या और कुछ निकल के आ रहा है, मेरा तो दोस्तों 374 ही निकल के आ रहा है, आप लोगों को कितना निकल के आ रहा है, 374। कोई भी दोस्तों ऑप्शन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 की जगह में 3 कर लीजिए, 374, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है ना,
374 कितने रुपए लगेंगे उसको रंगने में वक्र पृष्ठ को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ अपना देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। इंपॉर्टेंट है। कह रहा है यदि क्रय मूल्य यानी कि सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस विक्रय मूल्य का यानी कि एसपी का यानी कि सेलिंग प्राइस का 84% हो। क्या? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 84% हो। यानी कि हम लोग अगर विक्रय मूल्य मान लें कि 100 रुपए है तो क्रय मूल्य 84% है उसका। यानी कि हम लोगों ने लेट कर लिया कि एसपी बराबर 100 है तो सीपी 84% यानी कि 84 है। तो कह रहा है बताइए लाभ प्रतिशत कितना होगा। लाभ प्रतिशत यानी कि लाभ कितने का हो रहा है? 16 का हो रहा है लाभ। हमेशा लाभ होता किसमें है? सीपी पे यानी कि 84 पे। इंटू कर देंगे 100। कितना हो जाएगा लाभ प्रतिशत? ठीक है, इसको सॉल्व करा दीजिए और जो निकलेगा वही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 चौको 16, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 इकन्नम 4, यानी कि निकल के आ गया 400 यानी कि 400 बटे 21 यानी कि बटे में 21 कहाँ निकल के आ रहा है? इसको जब डिवाइड कराएंगे तो ये निकल के आएगा 19 सही 1/21। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, 19 सही 1/21 लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग इसको अच्छे से कवर भी कर लीजिए क्योंकि मैंने इसको तुरंत एक लाइन में फिनिश करा दिया है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या हमारा नेक्स्ट कह रहा है। दोस्तों बस इतने ही क्वेश्चन थे आज, 11 क्वेश्चन इतने थे और कल एक होमवर्क क्वेश्चन था। यानी कि हम लोगों ने आप टॉप 12 क्वेश्चन करेक्ट मतलब फिनिश करा दिए आप लोगों के मिसलेनियस के रूप में। ठीक है, हर एक टॉपिक से हम लोगों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना भी रखते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से इनको देखिए जैसे कि आपके एग्जाम में ये पूछे जाएंगे और उतने ही जल्दी सोल्यूशन सॉल्व करके मुझको उसका आंसर भी बताइए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अब शाम को 8 बजे। आप लोगों को पता है कि हम लोग जीके जीएस का आप लोगों को शाम को 8 बजे एक और हिंदी का प्रैक्टिस सेशन पर डे लेके आते हैं, तो आप लोग उससे जुड़िएगा और उसको भी देखिएगा। ठीक है, और अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आए तो मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं शाम को 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।